हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूरेका क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं मायोग्लोबिन के बारे में। हम पीछे की क्लासेस में पढ़ चुके हैं हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन किस प्रकार से फंक्शनिंग करता है, हीमोग्लोबिन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, उनके कार्य वगैरह सारी बातें हम हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसका नाम है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन भी एक हीमोग्लोबिन की तरह ही ग्लोबुलर प्रोटीन है। भाई मायोग्लोबिन भी क्या है? एक ग्लोबुलर प्रोटीन। तो पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि हीमोग्लोबिन का जो काम होता है, हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना और मायोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को स्टोर करना। ये जो मायोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को स्टोरेज करेगा। ऑक्सीजन स्टोरेज मॉलिक्यूल जो है ये आपका मायोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन क्या कर रहा था? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा था। दूसरी बात, मायोग्लोबिन जो है वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनता है। मायोग्लोबिन है ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बनता है, यानी एक प्रोटीन की सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है और प्रोटीन की सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन है जिसके अंदर 153 एमिनो एसिड होते हैं। हमने देखा था कि हीमोग्लोबिन जो है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना है, 2 अल्फा 2 बीटा। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड की चेन है और एक पॉलीपेप्टाइड की चेन जो है वो 153 एमिनो एसिड से मिलकर बनती है। लगभग 16,700 इसका डोल्टन 16,700 डोल्टन इसका मोलिकुलर वेट होता है। इसका मोलिकुलर वेट है लगभग 16,700 डोल्टन। और ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन है। सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होने की वजह से यह एलोस्टेरिक एंजाइम नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यह एलोस्टेरिक एंजाइम नहीं होकर यह माइकेलिस मेंटेन एंजाइम है। यह माइकेलिस मेंटेन एंजाइम है, यानी सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होने की वजह से उसमें एलोस्टेरिक कैरेक्टर नहीं होता। यहां पर कोऑपरेटिविटी का कैरेक्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ प्रोटीन है। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां आप देखोगे कि यहां कोऑपरेटिविटी का कैरेक्टर भी आपको देखने को नहीं मिलेगा और एक ही प्रोटीन है वो अपना काम है वो तसल्ली से कर रहा है। इस प्रकार से ये हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन का डिफरेंस है। ये हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के अंदर जनरली आप देखोगे कि ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये ऑक्सीजन स्टोरेज मॉलिक्यूल्स है और ये हमारी मसल्स के अंदर ऑक्सीजन को स्टोर करता है। जो मसल्स हैं वहां पर ऑक्सीजन को ये स्टोर करता है। हीमोग्लोबिन जो था वो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा था, ये है वो मसल्स के अंदर हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन को स्टोर करेगा। तो इस प्रकार से दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपको माइकेलिस मेंटेन एंजाइम है, यहाँ एलोस्टेरिक एंजाइम नहीं है। इसका मतलब इसकी फंक्शनल फॉर्म या फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि जिसको अपन बोल रहे थे 3D स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई प्रोटीन काम करता है। तो हीमोग्लोबिन के बारे में हमने बात की थी कि हीमोग्लोबिन जो है वो क्वार्डनरी स्ट्रक्चर में अपनी फंक्शनल फॉर्म या 3D स्ट्रक्चर के अंदर आता है, लेकिन जो मायोग्लोबिन है सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होने की वजह से टर्सरी स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शनल फॉर्म में आ जाता है। इसमें क्वार्डनरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन नहीं होता क्योंकि यहां पर इसमें सिंगल पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है। इस प्रकार से यह हमारा मायोग्लोबिन के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि मायोग्लोबिन किस प्रकार की प्रोटीन है। वो एक ग्लोबुलर प्रोटीन है और हीमोग्लोबिन की तरह ही जिस प्रकार से हीमोग्लोबिन की एक पॉलीपेप्टाइड की चेन थी वैसी की वैसी स्ट्रक्चर पूरे मायोग्लोबिन की होती है। जिस प्रकार से हमने देखा था कि हीमोग्लोबिन में ये बीच में फेरस आयन था और इसके चारों ओर जो थी वो पोरफायरिन की रिंग थी। ये हमारी पोरफायरिन की रिंग हो गई। ये हीमोग्लोबिन जो है वो इसके साथ में हिस्टिडीन एमिनो एसिड था और यहाँ पर इसमें ऑक्सीजन बाइंड होता है। हिस्टिडीन एमिनो एसिड है वो ऑक्सीजन बाइंडिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फेरस आयन की जो वैलेंसी होती है वो 6 होती है। 4 वैलेंसी ये पोरफायरिन की रिंग कंप्लीट करेंगे, 2 वैलेंसी ये इस प्रकार से इसकी कंप्लीट होती है। फाइनली कितनी वैलेंसी हो गई? 6। और ऑक्सीजन का फेरस आयन के साथ में जो बॉन्ड बनता है, इनका जो बॉन्ड बनेगा वो एक स्पेशल प्रकार का है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको अपन क्या नाम देते हैं?
कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या होता है, जहां पर एक मेटल होता है, प्रोटीन होता है, मेटल और प्रोटीन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड को अपन क्या नाम दे रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी कि जैसे अपन बोल रहे हैं मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, यानी कि ग्लोबिन है और ग्लोबिन के साथ साथ में मेटल है, तो वही का वही फेरस आयन है वो मायोग्लोबिन में होता है और वही का वही फेरस आयन है वो हीमोग्लोबिन में होता है, और इसके ऊपर भी ऑक्सीजन है वो फेरस आयन के ऊपर बाइंड होती है जिस प्रकार से हीमोग्लोबिन में हुआ करती है। तो इस प्रकार से उसकी एक स्ट्रक्चर की बात कर ली कि इसमें 153 एमिनो एसिड की एक पॉलीपेप्टाइड की चेन प्रेजेंट होती है जो टर्सरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। इसका मतलब ये एलोस्टेरिक एंजाइम नहीं है, जिसकी वजह से इसमें आपको कोऑपरेटिविटी का कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेगा। अब अपन बात करते हैं कि मायोग्लोबिन का रोल क्या होता है। देखिए, डीप डाइविंग एनिमल्स होते हैं, जब अपन बात करते हैं डीप डाइविंग एनिमल्स, या हम ये भी बोल सकते हैं ऑलमोस्ट मैमल्स की बात करते हैं। डीप डाइविंग मैमल्स का क्या मतलब हो गया, डीप डाइविंग मैमल्स का मतलब हो गया आपकी व्हेल, जो व्हेल मछली है, सील, ये कुछ मछलियां हैं जो मैमल्स की कैटेगरी में आती हैं। मायोग्लोबिन आपको आरबीसी में देखने को मिलेगा और मैमल्स के आरबीसी के अंदर आपको मायोग्लोबिन देखने को मिलता है। जो गहरी में, पानी की गहराई के अंदर रहते हैं उनके अंदर मायोग्लोबिन का कंटेंट ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों है, डीप डाइविंग का मतलब एक तो पानी में ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी एयर के कंपेरिजन में कम होती है। इसका मतलब एयर से आपको ऑक्सीजन आसानी से मिल जाएगी, पानी से आपको ऑक्सीजन आसानी से नहीं मिल पाएगी। दूसरी बात, डीप डाइविंग का मतलब है कि पानी की गहराई के अंदर रहेंगे और पानी की गहराई के अंदर रहेंगे तो वहाँ पर ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन को स्टोर करके रखते हैं मसल्स के अंदर। ऑक्सीजन को स्टोर करके मसल्स के अंदर क्यों रखेंगे, क्योंकि इनको ऑक्सीजन आसानी से मिलेगी नहीं। इस वजह से आप देखते हो कि व्हेल मछली रेस्पायरेशन करती है, श्वसन करने के लिए जोर से पानी की सतह तक आती है और जोर से सांस लेती है, अंदर से पानी को फेंकेगी और सांस लेकर के, गहरा सांस लेके बहुत सारी ऑक्सीजन को स्टोर कर लेगी और वहाँ पर मायोग्लोबिन है वो उस ऑक्सीजन को क्या करता है, स्टोर कर लेगा, जिससे उसका रेस्पायरेशन है वो कंटिन्यू रहेगा। इसके अलावा मान लो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हम करते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हम करेंगे तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि मायोग्लोबिन का कंटेंट है वो मसल्स में बढ़ जाएगा, जिस वजह से हम मान लो कि एक दिन से एक्सरसाइज करना शुरू करें, कि हमारी मसल्स हैं वो एक दिन के लिए एक्सरसाइज करना शुरू कर रही है तो बहुत ज़्यादा थकान आ जाती है। लेकिन अगर वही चीज़ हमारी रूटीन लाइफ में बदल गई तो वहाँ पर आपको थकान देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ की जो मसल्स हैं उनकी आरबीसी वगैरह ब्लड के आसपास के एरिया के अंदर, मसल्स के अंदर मायोग्लोबिन का कंटेंट बढ़ जाएगा और मायोग्लोबिन का कंटेंट बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन स्टोर खूब होगी और ऑक्सीजन स्टोर खूब होगी तो कंटिन्यूसली एरोबिक रेस्पायरेशन चलता रहेगा, यानी लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा, और लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा इसका मतलब थकान आना पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिलाकर के मायोग्लोबिन हमारी एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है। जो मायोग्लोबिन होता है वो क्या कर रहा है, हमारी एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है, और मायोग्लोबिन की वजह से हमारे अंदर लैक्टिक एसिड नहीं बनेगा, क्योंकि एरोबिक रेस्पायरेशन चलेगा, ऑक्सीजन की कमी कभी भी मायोग्लोबिन नहीं होने देगा। इस वजह से हम कंटिन्यूसली काम करते रहेंगे। अब अपन देखते हैं कि मायोग्लोबिन के बारे में और क्या क्या बातें हैं। देखिए, मायोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ में जुड़ रहा है और ऑक्सीजन के साथ में मायोग्लोबिन जुड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर भी आपको ऑक्सीजन मायोग्लोबिन का सेचुरेशन ग्राफ मिलेगा, और ग्राफ आपको इस प्रकार से मिल रहा है कि इधर तो हम कह रहे हैं कि परसेंट ऑफ ऑक्सीजन मायोग्लोबिन का सेचुरेशन, इधर हम देख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को भी ले सकते हैं, कुछ ग्राफ में टाइम भी देखने को मिल सकता है। इसके अंदर जब आपको ग्राफ दिखेगा तो ये ग्राफ इस प्रकार का दिखता है। इस ग्राफ को अपन बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। इस ग्राफ को अपन क्या नाम देंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ या कर्व। यानी कि सिंगल सब यूनिट वाले जो एंजाइम होते हैं उन सभी का आपको जो ग्राफ मिलेगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ ही मिलेगा, क्योंकि यहां पर क्या होता है, कोऑपरेटिविटी का कैरेक्टर नहीं है। इसका मतलब एक बार यहां ऑक्सीजन बाइंड होना शुरू हो गई तो ये कंटिन्यूसली ऑक्सीजन इसके साथ में बाइंड होना शुरू हो जाती है। यहां आपको हीमोग्लोबिन में क्या देखने को मिल रहा था, सिग्मोइडल ग्राफ मिल रहा था, जो इस प्रकार से इसके अंदर घूम करके इस प्रकार से आ रहा था। इसका मतलब उसमें सेचुरेशन आ रहा था।
जो सिग्मोइडल ग्राफ होता है उसमें सैचुरेशन आता है। यहाँ पर आपको कभी भी सैचुरेशन आता हुआ नहीं दिखेगा, ये ग्राफ सीधा इधर बढ़ता हुआ ही दिखेगा, कभी भी इसके अंदर सैचुरेशन नहीं आता, क्योंकि जैसे जैसे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है और अगर मायोग्लोबिन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो कंटिन्यूसली वो जुड़ता जाएगा, कंटिन्यूसली उस आपको ग्राफ ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर आपको वो कॉन्सेप्ट दिखाई नहीं देगा जहाँ पर कोऑपरेटिविटी का कैरेक्टर होता है। तो इस प्रकार से इसका जो ग्राफ है वो आपको कैसा मिलेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व। इस प्रकार यह मसल्स के अंदर ऑक्सीजन को कंटिन्यूअसली स्टोर करता रहता है और मसल्स जैसे जैसे एक्सरसाइज को बढ़ाएंगी वैसे वैसे क्या करेगा, मायोग्लोबिन का कंटेंट भी बढ़ता जाता है और मसल्स एक्सरसाइज कम करेंगी तो मायोग्लोबिन का कंटेंट भी कम हो जाएगा। यानी कि हम एक आलसी आदमी की तरह पड़े रहते हैं, थोड़ा सा काम कर लिया हम थक जाएंगे, क्योंकि थकना का मतलब क्या हो रहा है कि हमारी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बन रहा है जिस वजह से मसल्स में थकान आ रही है। लेकिन जैसे जैसे हम एक्सरसाइज को बढ़ाएंगे, एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे तो वैसे वैसे हमारी मसल्स थकना कम हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर मायोग्लोबिन का कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ऑक्सीजन को मसल्स के अंदर स्टोर करेगा। विशेष तौर पर बात यह है। अब देखिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व की हमने बात कर ली, एक हम बात कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ मायोग्लोबिन। जैसे हीमोग्लोबिन को भी CO2 इफेक्ट कर रही थी, कार्बन मोनोऑक्साइड इफेक्ट कर रहा था, टेम्परेचर इफेक्ट कर रहा था, एसिडिक मॉलिक्यूल इफेक्ट कर रहा था, इस प्रकार से कई चीजें इफेक्ट कर रही थी। हम उसी प्रकार से क्या देख पा रहे हैं कि क्या मायोग्लोबिन को भी कोई चीज इफेक्ट करती है जिससे एफिनिटी बढ़े या कम हो। तो मैं आपको एक विशेष तौर पे बात बता दूं कि मायोग्लोबिन माइकेलिस मेंटेन एंजाइम है और माइकेलिस मेंटेन एंजाइम की खास बात ये होती है कि यहाँ पर आपको ये जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर की एंजाइम में बात करेंगे। देखिए ये स्ट्रक्चर मैं इसको मिटा देता हूं। ये मान लो मायोग्लोबिन है और ये इस मायोग्लोबिन की एक्टिव साइट है, ये इस मायोग्लोबिन की एक्टिव साइट है और इसको अपन कैटालाइटिक साइट भी बोल सकते हैं, जहां पर सबस्ट्रेट बाइंड होगा। सबस्ट्रेट बाइंड होगा इसका मतलब हमारा जो सबस्ट्रेट है वो क्या है, ऑक्सीजन। तो इस एंजाइम के ऊपर ऑक्सीजन बाइंड होता है, ऑक्सीजन जहां पर बाइंड होगा उसको अपन क्या नाम देंगे, एक्टिव साइट, कैटालाइटिक साइट। एलोस्टेरिक एंजाइम या हीमोग्लोबिन की बात थी कि उस पर कैटालाइटिक साइट के साथ साथ रेगुलेटरी साइट भी थी, यानी कि जो एलोस्टेरिक एंजाइम होते हैं उनके पास में कैटालाइटिक साइट के साथ साथ में रेगुलेटरी साइट भी होती है जिस पर दूसरी चीजें बाइंड हो सकती हैं और उसकी फंक्शनिंग को इफेक्ट करती हैं। लेकिन जो माइकेलिस मेंटेन एंजाइम है यानी मायोग्लोबिन है, उनके पास में कैटालाइटिक सबयूनिट या कैटालाइटिक साइट के अलावा रेगुलेटरी साइट नहीं होती। और रेगुलेटरी साइट नहीं होती इसका मतलब कोई दूसरी चीजों के साथ में इसकी बाइंडिंग कंपैरेटिवली कम होती है। एलोस्टेरिक एंजाइम के साथ में दूसरी चीजों के साथ में बाइंडिंग ज्यादा होगी और माइकेलिस मेंटेन एंजाइम के साथ में दूसरी चीजों के साथ में कम होती है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हीमोग्लोबिन की कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्टिव साइट पर बाइंड नहीं होकर के दूसरी साइट पर बाइंड होती है। किस साइट पर बाइंड होती होगी, रेगुलेटरी साइट के ऊपर बाइंड होती होगी। लेकिन यहां पर यह कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम काम करता है। इसका मतलब कोई फैक्टर अगर एक्टिव साइट के लिए कंपटीशन कर रहा है तो वो चीज मायोग्लोबिन को ज्यादा इफेक्ट करेगा, और अगर उसका कंपटीशन एक्टिव साइट के लिए नहीं है तो वो चीज मायोग्लोबिन को कम इफेक्ट करेगी। तो इस कैटेगरी में एक फैक्टर आता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की और ऑक्सीजन की सेम एक्टिव साइट है, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन की सेम एक्टिव साइट है, यानी इस एक्टिव साइट पर या तो ऑक्सीजन जुड़ पाएगी या कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ पाएगी। तो कौन पहले जुड़ेगा, जिसकी एफिनिटी ज्यादा होगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिनिटी है वो ऐसा मानते हैं कि 20,000 गुना ज्यादा है। यानी एक मॉलिक्यूल अगर ऑक्सीजन का है और
एक मॉलिक्यूल अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का है और 20,000 मॉलिक्यूल अगर ऑक्सीजन के हैं, उसके बावजूद भी चांस है कि वहां कार्बन मोनोऑक्साइड ही जुड़ेगा। इसका मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी ऑक्सीजन से बहुत ज़्यादा होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्टिव साइट सेम होती है, बाइंडिंग साइट सेम होती है। इसका मतलब यहाँ पर या तो कौन जुड़ेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर या कौन जुड़ेगा, ऑक्सीजन। जुड़ेगा कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आप ये बोल दो कि अगर 50% ज़्यादा है ऑक्सीजन और उसका 50% है कार्बन मोनोऑक्साइड, तो सोचने की जरूरत नहीं है, फिर भी कौन जुड़ेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्योंकि ये एक ऑथेंटिक लेनिंजर के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिनिटी है वो ऑक्सीजन से 20,000 गुना ज़्यादा होती है, जिस वजह से अगर कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ी सी मात्रा में भी प्रेजेंट है तो वो एक्टिव साइट पर जुड़ जाएगी। उस केस में आपका मायोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को स्टोर नहीं कर पाएगा, और ऑक्सीजन को स्टोर नहीं कर पाएगा तो उसका जो ग्राफ है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक आपको मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब ऑक्सीजन का ग्राफ आपको मिलेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि राइट साइड शिफ्ट हो गया, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये पूरी एक्टिव साइड ऑक्यूपाइड हो गई, और ऑक्यूपाइड हो गई इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर आपको वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो हीमोग्लोबिन भी काम नहीं कर पाएगा, और हीमोग्लोबिन काम नहीं कर पाएगा तो मायोग्लोबिन तक ऑक्सीजन को किसने पहुंचाया है, हीमोग्लोबिन ने पहुंचाया है। तो हीमोग्लोबिन पहले ही काम नहीं कर पा रहा। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो गई तो अगर ऑक्सीजन मायोग्लोबिन तक पहुंच भी गई तो भी उसको वहां पर बाइंड नहीं होने दे रहा। तो कुल मिलाकर अगर हमारे ब्लड में या हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है। वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एनएरोबिक कंडीशन, ऑक्सीजन अवेलेबल है ही नहीं बिल्कुल भी, और ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर डेथ आराम से होती है, जहाँ पर आपको साइलेंट अटैक आता है, साइलेंट डेथ होगी जिसमें आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि वो ऑक्सीजन की सप्लाई को एकदम से रोक देता है, मायोग्लोबिन के कॉन्सेप्ट में ही और हीमोग्लोबिन के कॉन्सेप्ट में ही। तो देखिए मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में कोई डिफरेंस नहीं है, जो डिफरेंस है वो उसकी स्ट्रक्चर का डिफरेंस है, और स्ट्रक्चर का डिफरेंस की वजह से इसके काम में थोड़े से डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। आपको उसकी स्ट्रक्चर्स के बारे में देखना है कि ये एलोस्टेरिक एंजाइम नहीं है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ एंजाइम है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसका मतलब उसकी फंक्शनल फॉर्म होगी वो टर्सरी स्ट्रक्चर में होगी। इसके बाद में इसका जो ग्राफ मिलेगा आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ मिलता है, और ये ऑक्सीजन को स्टोर करता है मसल्स के अंदर, जहां पर आपको देखने को मिलेगा कि मोस्टली मैमल्स के अंदर ही मायोग्लोबिन होता है, बाकी आपको मायोग्लोबिन देखने को नहीं मिलेगा। और जो मायोग्लोबिन का कंटेंट जब ज़्यादा हो जाता है, जैसे कि मान लो किसी एनिमल्स के अंदर अगर मायोग्लोबिन ज़्यादा हो गया तो वो ब्राउन कलर के दिखते हैं, ब्राउन मतलब काले, यानी डार्क ब्राउन होगा तो उनका रंग थोड़ा डार्क कलर आपको देखने को मिलेगा। तो उन लोगों के अंदर मायोग्लोबिन का कंटेंट ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो डार्क कलर के लोग हैं, काले कलर के लोग हैं, उनकी एफिशिएंसी आप कंपेरेटिवली देखोगे थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि मायोग्लोबिन का कंटेंट अगर बढ़ेगा, जिन मसल्स के अंदर बढ़ेगा या जिन एनिमल्स के अंदर बढ़ेगा, जिन लोगों के अंदर बढ़ेगा, तो उनका कलर है वो आपको थोड़ा सा डार्क कलर देखने को मिलेगा, इस वजह से उनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया है, मायोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को स्टोर किया है। स्टोर करने से क्या फ़ायदा हुआ, हमारी एफिशिएंसी में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव देखने को मिलेगा, हमारे काम करने के तरीके में, हमारी बॉडी की एक्टिविटी में, हमारे एनर्जी फॉर्मेशन मैकेनिज्म में, सब चीज़ों में आपको एक बहुत ज़्यादा इम्प्रूव देखने को मिलता है। इस वजह से ये आपका मसल्स का एक इम्पोर्टेंट पिगमेंट था मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन के बारे में हमने सिंपल चीज़ें देखी हैं, और मायोग्लोबिन की आप स्ट्रक्चर देखना चाहो तो हीमोग्लोबिन की जो सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन की स्ट्रक्चर थी और मायोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन की स्ट्रक्चर है वो किया हुआ है। इस प्रकार आप उसमें देखोगे कि फेरस है, यानी कि हम ऑलरेडी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं हीमोग्लोबिन में कि जो फेरस है
उसी के साथ में जो फेरस फॉर्म है उसी के साथ में ऑक्सीजन जुड़ेगी, यानी मायोग्लोबिन के अंदर जो फेरस आयन है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, Fe+2 फॉर्म में ही होना चाहिए। वही बात है, ना तो ज़्यादा टाइटली जुड़ना चाहिए ना ज़्यादा लूजली जुड़ना चाहिए, क्योंकि मसल्स को ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो उसको ऑक्सीजन मिले, और ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है तो अनावश्यक रूप से भी मसल्स के अंदर ऑक्सीजन रिलीज ना हो। इन दोनों ही चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। तो यहाँ पर यह है कि फैक्टर्स जो अफेक्ट करेंगे, बाकी मायोग्लोबिन की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बनेगी, प्रोटीन की फोल्डिंग किस प्रकार से हुई है, मायोग्लोबिन की फोल्डिंग किस प्रकार से हुई है, तभी प्रॉपर फोल्डिंग होगा, तभी वो ऑक्सीजन को स्टोर कर पाएगा, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड है वो डायरेक्टली ही इसको इनहिबिट करती है, इसीलिए अपन मायोग्लोबिन के फैक्टर्स के बारे में अपन देखेंगे क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये काफ़ी ज़्यादा उसको इफेक्ट करेगी। बाकी CO2 है, टेम्परेचर है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है, ये चीज़ें अगर बढ़ेंगी तो उसकी एक्टिविटी कुछ इफेक्ट होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगी जितना हीमोग्लोबिन हो रहा था, क्योंकि इसमें रेगुलेटरी साइट नहीं होती। तो ये मायोग्लोबिन के बारे में बातें थी जो हमने मुख्य रूप से यहाँ पर की हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।